हेलो बच्चों, कैसे हो आप? नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक का अध्याय 7 शुरू करेंगे, जिसका नाम है घन और घनमूल। चलिए हम शुरू करते हैं। 7.1 भूमिका। यह कहानी भारत की महान गणितीय प्रतिभावान विभूतियों में से एक एस रामानुज के बारे में है। एक बार एक अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी उनसे मिलने एक टैक्सी में बैठकर आए थे, जिसका नंबर 1729 था। रामानुज से बात करते समय हार्डी ने इस संख्या को एक नीरस यानी कि डल संख्या बताया। रामानुज ने तुरंत बताया कि 1729 वास्तव में एक रोचक संख्या होती है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या होती है जिसे दो घनों यानी क्यूब्स के योग के रूप में दो भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। 1729 को हम लिख सकते हैं 1728 प्लस 1। 1728 क्या है? 12 का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब है। ये 12 के ऊपर जो 3 लिखा है, आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों? आपने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था। उसमें आप जैसे 1 के ऊपर 2 लिखते थे, उसको हम वर्ग बोलते थे। इसमें 12 तो हम उसमें 2 से गुणा करते थे, जैसे 11 गुणा 11। तो ये 11 का के ऊपर 2 लिखा है, मतलब 11 गुणा 11। अब इसमें 12 के ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब घन होता है, यानी 12 गुणा 12 गुणा 12। तो उसको करेंगे अगर आप, तो वो आएगा 1728। और 1 का क्यूब, 1 का घन का मतलब है 1 गुणा 1 गुणा 1, वो तो 1 ही होगा। या आप इसको लिख सकते हो 1729 को 1000 प्लस 729। 1000 10 का घन है, 10 गुणा 10 गुणा 10, और 729 9 का घन है, 9 गुणा 9 गुणा 9। तब से इस संख्या 1729 को हार्डी रामानुज नंबर कहा जाने लगा। यद्यपि 1729 की यह विशेषता रामानुज से लगभग 300 वर्ष पूर्व भी ज्ञात थी। रामानुज ने इसकी जानकारी कैसे प्राप्त की? वह संख्याओं से बहुत प्यार करते थे। अपने संपूर्ण जीवन में वे संख्याओं के साथ प्रयोग करते रहे। संभवतः उन्हें वे संख्याएं ज्ञात की होंगी जिन्हें दो वर्गों के योग और साथ ही दो घनों के योग के रूप में दिखाया जा सकता है। घनों के अनेक दूसरे प्रकार के रोचक या प्रतिरूप पैटर्न्स अब हम घनों, घनमूलों तथा उनसे संबंधित अनेक रोचक तथ्यों के बारे में सीखेंगे। ये देखिए, जो डब्बे में लिखा है, इसमें लिखा है हार्डी रामानुज संख्या कि 1729 सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या है। इस प्रकार की अनेक संख्याएं हैं, उनमें से कुछ हैं 4 1 0 4 2 16 9 15, 1 3 8 3 2, और ये लिखा है कोष्टक में लिखा है 18 20 2 0 2 4। कोष्टक में दी गई संख्याएं लेकर इसकी जांच स्वयं कीजिए। तो देखो बच्चों, 4 1 0 4 जो है, इसको आप 4 0 9 6 प्लस 8 यानी 16 का घन और प्लस 2 का घन ऐसे भी लिख सकते हो। या आप 4 1 0 4 को लिख सकते हो 3 3 7 5 प्लस 7 2 9, जो कि होंगे 15 का घन, मतलब 15 के ऊपर 3 प्लस 9 के ऊपर 3। तो ये कुछ ऐसी छोटी संख्या है। ऐसे 1 3 8 3 2, तो इसको आप 5 8 3 2 प्लस 8000 लिख सकते हो, जो कि होगा 18 का घन प्लस 20 का घन। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो 1 3 8 2 4 प्लस 8, जो कि होगा 24 का घन प्लस 2 का घन। इसलिए ये एक वांछित जांच है। ये भी जो 1729 है वो सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या है। उसके बाद ये आती है 4 1 0 4, फिर आती है 1 3 8 3 2। ये तो आपको ऐसे ही एक समझाने के लिए दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब हम समझते हैं घन होता क्या है। क्या होता है घन? अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया ऊपर। घन, आप जानते हैं कि शब्द घन का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है। घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा? एक भुजा वाले कितने घनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा? देखो, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, वे आकृतियां जिनकी 3 विमाएं 3 डायमेंशंस होती हैं ठोस आकृतियां कहलाती हैं। ये देखो बच्चों, इधर जो आकृति बनी हुई है इसको हम घन बोलते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, इसको हम घन बोलते हैं।
तो अगर हम ये देखो, एक साइड ये है इसकी, एक साइड ये है और एक ऊपर है, तो इसकी बेसिकली 3 साइड्स होती हैं, इसीलिए हम इसको घन बोलते हैं। तो अगर हमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भुजा वाला बनाना है तो उसका क्या होगा, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होगा, 8। ठीक है। ऐसे अगर हमें 3 सेंटीमीटर वाला बनाना है, जो इसके साथ में बना रखा है 3 सेंटीमीटर वाला, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, जो कि क्या होगा, 27। इस तरीके से होते हैं ये संख्याओं 1, 8 और 27 पर विचार कीजिए। ये पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब्स या घन संख्याएं क्यूब नंबर्स कहलाती हैं। क्या आप बता सकते हैं इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं? इनमें से प्रत्येक संख्या तब प्राप्त होती है जब एक संख्या को स्वयं उसी से 3 बार गुणा किया जाता है। जैसे आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था बच्चों, पूर्ण वर्ग पढ़ा था आपने, जिसमें हम 2 को 2 से गुणा करें, है ना, और उसमें आपने पूरी सारणी भी पढ़ी थी, 2 को 2 से गुणा करें तो 4। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं पढ़ी थी आपने, 4, 9, इस तरीके से। 3 को 3 से करें तो 9, 4 को 4 से करें तो 16, इस तरीके से आपने पूर्ण वर्ग संख्याएं पढ़ी थी। तो इसमें वैसे ही अब आपको वो था पूर्ण वर्ग, तो आप उसमें 2 बार गुणा करते थे। इसमें है पूर्ण घन। पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको आप 3 से गुणा करो। जैसे 2 को 3 से गुणा नहीं करना है, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करें। जैसे 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे। आप देखते हैं कि 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 का घन। 8 को करेंगे, 8 बराबर 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का क्यूब, 2 का घन। 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का घन है। क्योंकि 5 को 3 बार करेंगे, 5 का घन क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 होता है। इसीलिए 125 एक घन संख्या है। क्या 9 एक घन संख्या है? बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि 9 है 3 गुणा 3, इसमें तो 3 2 ही बार आ रहा है। 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, घन संख्या नहीं है। और ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती जिसे स्वयं से 3 बार गुणा करने पर 9 प्राप्त हो सके। और ऐसी कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं जिसको हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि 3 तिया 9 आता है। तो हम ऐसी कोई भी एक संख्या नहीं है जिसको उसी संख्या से हम 3 बार गुणा करें तो 9 आए। तो इसलिए 9 जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप जानते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 और 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि 9 एक पूर्ण घन नहीं है। नीचे सारणी में 1 से 10 की संख्याओं के घन दिए गए हैं। संख्याएं देखो बच्चों, नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें आपको संख्या लिखी हुई है और उनके घन लिखे हुए हैं कि 1 का घन क्या होगा, 1, 2 का घन क्या होगा, 2 का घन 8। आपको 1 से 10 तक तो याद होने ही चाहिए। 3 का घन क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 27। 4 का क्या होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का घन 64। ऐसे ही 5 का घन 125। 6 का क्या होगा, ये अपने आप लिख सकते हो बच्चों आप। 6 को 3 बार गुणा करोगे 216। 7 को करोगे, 7 का घन क्या होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 343। 8 को करोगे, 8 का घन 512। 9 को करोगे, 9 का घन क्या होगा, 729। और 10 को 3 बार गुणा करोगे, 10 का घन क्या होगा, 1000। तो संख्याएं 7, 2, 9, 1000 और 1728 भी पूर्ण घन है। ठीक है। तो वो संख्याएं पूर्ण घन होती हैं जिनको मतलब एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए और उसको गुणा करके जो आता है अमाउंट, वो जो संख्या आती है वो संख्या पूर्ण घन होती है, क्योंकि वो 3 बार गुणा करने से आई। ठीक है। पूर्ण कीजिए, ये मैंने आपको पूर्ण करा दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। तो 1 से 1000 तक सिर्फ 10 ही होती हैं। 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। इसकी जांच स्वयं कीजिए। 1 से 100 तक कितने पूर्ण घन हैं? 10। सम संख्याओं के घनों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी सम हैं? आप विषम संख्याओं के घनों के बारे में क्या कह सकते हैं? अब 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के घन, 11 से 20 तक की सभी संख्याओं के घन नीचे सारणी में दिए जा रहे हैं। सारणी 2 देखो बच्चों, इसमें संख्या 11 से लेकर 20 तक के घन
जो है वो दिए गए हैं। मतलब 11 का घन क्या होता है, 1 3 3 1, मतलब 11 को आप 3 बार गुणा करेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11, 1 3 3 1 ऐसे। 12 को करोगे तो 1728, 13 को करोगे तो 2197, 14 को करोगे तो 2744, ऐसी तरह से ये सारे दिए हुए हैं 20 तरफ। 15 को 3375, 16 4096, 17 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। ठीक है, तो आप इसमें इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, हम सम है और हमारे घन भी सम है, अर्थात सम संख्याओं का घन सम संख्या ही होता है। आप देखो 12 के अंत में क्या है, 2 एक सम संख्या है, और इसका जो आपने घन निकाला उसके भी अंक, जो इकाई का अंक है, जो उसमें जो जहां पे इकाई का अंक जो होता है वो क्या है, 8, तो वो भी एक सम संख्या है। ऐसे ही आप 14 को देखें, 4 सम संख्या है तो उसमें भी 4 ही आया, जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्याओं के जो घन होते हैं वो सम संख्या ही होते हैं। इसी तरीके से आप 16 18 20 को भी देख सकते हैं, वो सम ही होंगे। और हम विषम हैं और हमारे घन भी विषम हैं, अर्थात विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होता है। विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 3 5 7 9, तो देखो एक विषम संख्या है, इसका घन में भी इकाई का अंक 1 ही आ रहा है। 13 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, ऐसे ही इसके इकाई के अंक में 7 आ रहा है। तो इस प्रकार विषम संख्या के घन विषम होंगे और सम संख्या के संग जो घन है वो विषम होंगे, सम के सम होंगे। अब ऐसी कुछ संख्याओं पर विचार कीजिए जिनकी इकाई का अंक 1 है। इनमें से प्रत्येक संख्या का घन ज्ञात कीजिए। इस संख्या के घन के इकाई के अंक के बारे में आप क्या सोच सकते हैं जिसकी इकाई का अंक 1 हो। इसी प्रकार उन संख्याओं के घनों की इकाई के अंकों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जिनकी इकाई के अंक 2 3 4 इत्यादि हैं। तो अभी तक आपने समझा कि घन क्या होते हैं। एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो हमें अंक मिलता है वो उसका घन होता है। ठीक है, उसका निशान क्या होता है, उसी संख्या के ऊपर हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने समझा कि कोई सम संख्या है तो उसके घन में भी इकाई के अंक में सम संख्या ही आएगी, और कोई विषम संख्या है तो उसके जो उसका घन निकालोगे आप, उसमें भी उसके इकाई के अंक में विषम संख्या आएगी। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि जिसमें इकाई के अंक में 1 2 3 4 है तो उसमें आप क्या देख रहे हो, जिसके इकाई के अंक में 1 होगा उसके घन में भी इकाई के अंक में 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे आप 1 का देखो 1, 11 का देखो उसमें भी 1 आएगा, आप 21 का देखो, 31 का देखो, 41 का देखो, सब में इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक है, अब जिस संख्या में इकाई का अंक 2 है उसमें हमेशा 8 आएगा। जिसमें 3 है इकाई का अंक, ये आपको याद रखना है, जिसमें इकाई का अंक 3 है, मतलब अगर आपको 1 से 10 तक सब घन याद हैं तो ये भी आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। जिसमें इकाई का अंक 1 है 1 ही आएगा, इकाई का अंक 2 है 8 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 3 है 7 आएगा, इकाई का अंक 4 है तो 4 ही आएगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 9 है तो 9 ही आएगा, और 0 है तो 0 ही आएगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार आपको प्रश्न पूछा, ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका घन निकालो, आपको सिंपल सा ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक ये है तो आप बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा, बिना सॉल्व किए। उसको आपको एक मतलब गुणा करके नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि बताओ उसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1 से 10 तक अगर आपको याद होंगे, जो ऊपर वाली सारणी 1 है, तो उसमें आपको बस ये याद रखना है कि इकाई का अंक उसमें क्या आ रहा है। 1 में 1, 2 में 8, 3 में 7, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9 ही, 0 में 0 ही। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब ये करते हैं, प्रयास कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 3 3 1, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 1। 8 8 8 8, अब आपको पता है, आपको इस पूरे को करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो इसमें इकाई का अंक क्या है 8, तो आप 8 गुणा 8 गुणा 8 करके देख लो। तो आप करोगे
8 गुणा 8 गुणा 8, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 512, तो इकाई का अंक क्या है? 2। ऐसे ही 149, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 क्या आएगा? 9 गुणा 9 गुणा 9 729। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आया? 9। आपको पूरा करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक को, जो भी आखिरी का पहला नंबर है उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, उसको आप 3 बार गुणा करके देख लो, उसमें जो इकाई का अंक आ रहा है उसको आप लिख दो। एक और बताती हूँ, जैसे 1005, तो आप क्या करोगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या आया? 125। इसमें इकाई का अंक क्या है? 5, तो आप लिख दोगे 5। ऐसे ही 1024, तो क्या करोगे आप? 4 गुणा 4 गुणा 4 क्या आया? 64। इकाई का अंक क्या आया? 4। इस तरीके से आप बाकी के करेंगे। कुछ रोचक प्रतिरूप। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। विषम संख्याओं के योगों के निम्न प्रतिरूप को ध्यान पूर्वक देखिए। 1 क्या होता है? 1 का घन 1 ही होता है। 3 जमा 5, 3 जमा 5 को जमा करेंगे तो 8 आएगा, जो कि क्या है? 2 का घन। ऐसे ही 7 जमा 9 जमा 11, इनको करेंगे 27 आएगा, जो कि 3 का घन है। फिर अगली, इसमें हम क्या है, जैसे हम पहले वाले में हमने सिर्फ 1 लिया, फिर 3 और 5, इसमें हमने 1 नहीं लिया। फिर उसके बाद की 7 9 11, फिर उसके बाद की 13 15 17 19, इनको जोड़ेंगे तो 64, जो कि 4 का घन है। फिर उसके बाद की 21 23 25 27 29, इनको जोड़ेंगे तो 125, जो कि 5 का घन है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों ये। क्या यह रोचक नहीं है? योग 10 का घन प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने की आवश्यकता होगी? तो देखो, आपने 5 को जब जोड़ा है तो ये 21 23 25 27 29, ये 5 है। 1 2 3 4 5, तो वो पूछ रहे हैं कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 10 का घन आएगा 10। अब 10 विषम संख्याओं को क्रमागत जोड़ोगे तब 10 का घन आएगा। ठीक है, अब हम अगले पेज पे आते हैं। प्रयास कीजिए। उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो देखो, जैसे आपने पीछे तक 5 का क्यूब तक लिखे थे, अब उसके आगे यहाँ पर आप 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 7 का क्यूब लिखोगे। कैसे? 6 का क्यूब क्या होगा? 31, मतलब 25 तक हो गए थे। 25 के बाद जो है कौन कौन से आएंगे? 29 तक हो गए थे हमारे पास। 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29। अब उसके आगे के लेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, n(n-1) प्लस 1 जमा n(n-1) जमा 3 n(n-1) जमा 5, इस तरीके से। नहीं तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, जो आएगा 216। 8 के क्यूब के लिए अब आप 57 से शुरू करोगे। 7 के क्यूब और 8 का क्यूब। 7 का क्यूब में वही 43 के बाद 41 तक 6 के क्यूब में आ गए थे, तो 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51, इस तरीके से आप लिखोगे विषम संख्याओं के योग के रूप में। निम्नलिखित प्रतिरूप को ध्यान पूर्वक देखिए। 2 का घन माइनस 1 का घन क्या होगा? 1 जमा 2 गुणा 1 गुणा 3। ऐसे ये इन्होंने एक फॉर्मूला सा बना दिया है बच्चों, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 3 का घन माइनस 2 का घन 1 जमा 3 गुणा 2 गुणा 3। 4 का घन माइनस 3 का घन 1 जमा 4 गुणा 3 गुणा 3। तो ऐसे ही आपको 7 का घन माइनस 6 का घन निकालना है, और ये सब निकालने हैं। मैं आपको एक बताती हूँ, 7 का घन और माइनस 6 का घन आप कैसे निकालोगे? 1 जमा 7 गुणा 6 गुणा 3, ठीक है, और उसको सॉल्व करोगे। 7 और 1 8, 6 3 18, उसको गुणा करोगे तो 1 जमा 126, तो ये आ जाएगा 127। 12 का घन माइनस 11 का घन, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? मतलब जो पहले वाला है उसमें आपने 1 जमा करना है और दूसरे वाले में 3 को गुणा करना है। 1 जमा 12 गुणा 11 गुणा 3, ऐसे। दूसरे में, तीसरे में क्या करोगे आप? 1 जमा 20 गुणा 19 गुणा 3, इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या करोगे? 1 जमा 51 गुणा 50 गुणा 3, 1 जमा 51 गुणा 50 गुणा 3, इस तरीके से। घन और उनके अभाज्य गुणनखंडन। कुछ संख्याओं और उनके घनों के निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों पर विचार कीजिए।
अब ये तो ये है बच्चों कि आप 1 से 10 तक आपको दिए हुए हैं, 1 से 10 तक आपने याद कर लिए, लेकिन अब आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आई, ठीक है, 4 नंबर की संख्या, 5 नंबरों की संख्या, जैसे 4, 1, 5, 3, 2, तो इतनी बड़ी संख्या को आप 3 बार गुणा करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, तो हम उसका जो है घन निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंडन जो है विधि का, अभाज्य गुणनखंडन विधि का हम यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं सर ये समझते हैं। एक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन, जैसे 4 का क्या होता है 2 गुणा 2, 6 का 2 गुणा 3, 15 का 3 गुणा 5, 12 का 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 का घन क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का घन गुणा 2 का घन। इस तरीके से स्वयं के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडन 3 बार आता है। ठीक है, घन का मतलब ही क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसका में जो वो संख्या है वो 3 बार आएगी। ठीक है, 6 का घन क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 का घन गुणा 3 का घन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे करके दिखाया है नीचे। ऐसे ही 15 का घन ये इन्होंने करा है, इसके बाद इन्होंने ये लिखा है ऐसे, जो ये गुणा गुणा करके लिखा है ना, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। देखो जैसे ये 216 को करके दिखाया है इन्होंने। इसको कैसे करते हैं हमने लिया 216, सबसे पहले हम सबसे छोटा, आपने ये पिछले अध्याय में भी करा था कैसे करते हैं हम अभाज्य गुणनखंडन। सबसे पहले हम सबसे छोटी राशि से, सबसे छोटी संख्या से लेते हैं, जैसे 2 लेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही नीचे आएगा, फिर हम 0 लेंगे ऊपर, 0 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 के पहाड़े में जाएगा 8 आ रहा है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 के पहाड़े में जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये 7 आ गया, 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा, अब ये 3 के पहाड़े में जाएगा, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। हमें तब तक करना होता है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, नीचे 1 आ गया, अब हम यहाँ पर रोक देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्मरण कीजिए कि एक संख्या का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडन उस संख्या के घन के अभाज्य गुणनखंडन में 3 बार आता है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है तो क्या वह संख्या एक पूर्ण घन होती है। हाँ, अगर वह 3 बार आ रहा है तो वह पूर्ण घन होती है। इसके बारे में विचार कीजिए कि क्या 216 एक पूर्ण घन है। देखिए हमने इसको करा, मैंने समझाया आपको, तो इसके क्या आया 216 के हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 आया है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। प्रत्येक गुणनखंड जो है वो 3 बार आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 216 बराबर 2 का घन और 3 का घन। ठीक है, तो यानी 2 गुणा 3, तो ये 6 का घन हो गया। ठीक है, जो कि एक पूर्ण घन होता है, तो इसका उत्तर आएगा 6। इस तरीके से क्या 729 एक पूर्ण घन है। गुणनखंडों के 3-3 समूह बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 729 को भी हम करेंगे पूरा, जैसे हमने 216 को ये करा है ना, ऐसे हम 729 को भी करेंगे, तो हमारे पास ये आएंगे, इसके गुणनखंडन जो आएंगे वो ये आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये क्या आ गए 2 बार आ गए, यानी 3 का घन और 3 का घन, घन का निशान हटा देंगे तो आ जाएगा 3 तिया 9, 9 आ जाएगा। 9 को मतलब 9 वो संख्या है, 9 को आप 3 बार करेंगे तो 729 आएगा। अब हम 500 के लिए इसकी जांच करते हैं। अब देखिए 500 के लिए हमने किया तो इसमें 2 जो है वो 2 ही बार आ रहा है, 5 जो है वो 3 बार आ रहा है, यानी कि 2 और 5 दोनों जो है वो 3 बार नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक पूर्ण घन नहीं है। दोनों सभी संख्याएं जो हैं वो 3 बार आनी चाहिए, इसलिए 500 एक पूर्ण घन नहीं है। उदाहरण देखते हैं, क्या 243 एक पूर्ण घन है। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 243 को करेंगे आप कैसे, तो 243 को ऐसे ही लिखेंगे आप जैसे ये ऊपर 216 को लिखा है। 3 के पहाड़े से करेंगे 81 आएगा, फिर 3 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम क्या लिखेंगे 243 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार 3 आ रहा है, ये 6 बार नहीं आ रहा, यानी 1 तो बन रहा है इसका क्यूब। हम ऐसे करते हैं कि 3, जैसे 3 का हम एक सर्कल बना लेते हैं, 3 है तो 3 की जगह हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो वो तो हमने लिख दिया, और ये जो है 2 ही 3 बच रहे हैं, तो इसलिए जो 2 बार 2 पेयर्स नहीं बन रहे इसके, तो ये जो है 243 एक पूर्ण घन नहीं है। सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण घन है,
राज ने प्लास्टिसिन यानी प्लास्टिसिन का एक धनाभ क्यूबॉइड बनाया। इस धनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अनु उससे पूछती है कि एक पूर्ण घन बनाने के लिए उसे ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, क्या आप बता सकते हैं? राज कहता है कि घनाभ का आयतन 15 गुणा 30 गुणा 15, यानी तीनों को हम गुणा कर देंगे और इनका भी इन्होंने अंदर से वो लिख लिए हैं जो इनके गुणनखंडन है, 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 और इस तरीके से। तो ये कितने आ गए? अब देखिए इसमें भी पेयर्स नहीं बन रहे, 3 तो 3 बार आ रहा है, 5 भी 3 बार आ रहा है, पर 2 जो है वो एक ही बार आ रहा है। क्योंकि उपरोक्त अभाज्य गुणनखंडन में केवल एक बार 2 है, इसलिए हम इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणा 2, अगर हम इसे पूर्ण घन बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें इसके लिए बच्चों ये 2 एक ही बार आ रहा है, तो अगर हम इसमें 2 और 2 बार अगर 2 को जोड़ दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। गुणा कर दें अगर 2 बार, तो हम इसमें 2 गुणा 2 यानी कि 4 की जरूरत होगी। अतः इसे घन बनाने के लिए ऐसे 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। देखिए साइड में बना रखा है, प्रयास कीजिए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन होती हैं। तो आप इनको कैसे करोगे? जैसे 400, तो आप इसको ऐसे ही पूरा गुणनखंडन करोगे, जैसे ये यहाँ पे 216 को करके दिखाया है ऊपर, ऐसे पूरी लंबी लाइन लगाकर ऊपर लिखोगे 400, फिर उसको 2 से करोगे 200, फिर 2 से करोगे 100 आया, फिर 2 से करोगे 50 आया, फिर 2 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1। तो इस तरीके से आप जब फिर लिखोगे 400 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, मतलब चलो एक बार तो 3 बार आ गया, अब इसके बाद एक ही बार आ रहा है 2, और उसके बाद जो 5 है वो भी 2 बार आ रहा है। तो इसमें जो जितनी भी संख्याएं हैं वो 3-3 के उसके पेयर्स नहीं बन रहे, हम 3-3, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि यदि हम समान गुणनखंडों की त्रिक बनाते हैं तो इसमें त्रिक नहीं बन रही, 3-3 की त्रिक नहीं बन रही, इसमें बिना 2 की त्रिक बन रही है, और ना ही 5 और 5 जो है वो एक ही बार 2 बार ही आ रहे हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे 400 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सारे के सारे जो सवाल हैं वो करेंगे अपने आप। उदाहरण 2 करते हैं। क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। बच्चों देखो, इस तरीके के सवाल आपके प्रश्न जो है एग्जाम्स हैं उसमें बहुत आते हैं, इस तरह के प्रश्न कि इस संख्या को किससे गुणा कर दिया जाए या इस संख्या को किससे भाग कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि हमें गुणा करने को बोला है या भाग करने को बोला है। ठीक है, तो देखो आप इसको करके देखोगे, तो आपने इसको करके देखा पूरा सॉल्व करके 392 को, तो वो आया हमारा, देखो इसमें 2 जो है वो तो 3 बार आ रहा है, पर 7 सिर्फ 2 ही बार आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड 7 3 के समूह में नहीं आया, अतः 392 एक पूर्ण घन नहीं है। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए एक और 7 की आवश्यकता है। इस स्थिति में हम 392 को 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको 7 से गुणा कर दें तो 2 के भी त्रिक बन जाएगी 3-3 और 7 की भी त्रिक बन जाएगी, तो और उत्तर क्या आएगा? 2 7 4 4, जो कि एक पूर्ण घन है। ठीक है, अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 7 है जिससे 392 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा था? ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ जिससे हम 392 को गुणा कर दें तो वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह के प्रश्न में हम ऐसे करते हैं। उदाहरण 3 देखिए बच्चों, क्या 5 3 2 4 0 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो 4 3 2 4 0 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसको भी हमने सॉल्व किया। इन्होंने बेटा बच्चों ये पूरा ऐसे ही यहीं पे 2 गुणा 2 इस तरीके से लिख दिया है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। आप वैसे ही लिखोगे 5 3 2 4 0, उस पे ऐसे लंबी लाइन लगाओगे, उसके नीचे लाइन खींचोगे, 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, इस तरीके से आप पूरा उसको सॉल्व करके दिखाओगे। फिर आप लिखोगे 5 3 2 4 0 बराबर जितने भी उसके अभाज्य गुणनखंडन आएंगे उनको आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है,
तो ये इस तरीके से आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसकी त्रिक बन गई 11 गुणा 11 गुणा 11, इसकी त्रिक बन गई 5 की त्रिक नहीं बनी। इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, किस प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए। ठीक है, उसमें क्या था, जो जब गुणा करने को पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो संख्या कम पड़ रही है, जो कम है, उससे हम गुणा कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, जब भाग करने को बोला जाए, जो संख्या फालतू है, अब 5 इसमें फालतू आ रहा है 5, तो हम 5 से इस संख्या को भाग कर देंगे, तो हमारा जो है वो जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण घन होगी। यहाँ अभाज्य गुणनखंडन में 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 5 3 2 4 0 एक पूर्ण घन नहीं होगा। उपरोक्त गुणनखंडन में 5 केवल एक बार आया है। यदि हम दी गई संख्या को 5 से भाग कर दें तो भागफल के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं आएगा। इस प्रकार 5 3 2 4 0 को हमने 5 से भाग किया तो वह संख्या क्या आ गई, 10648, जो कि एक पूर्ण घन है। अतः वह सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या 5 है। यही पूछा गया था हमसे कि कौन सी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या जिसको इस संख्या से हम भाग कर दें तो हमें पूर्ण घन मिल जाए, को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इस स्थिति में पूर्ण घन होगा 10648। हमने इस संख्या को 5 से भाग किया तो ये संख्या आई। उदाहरण 4, क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? हल देखो, इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडन हमारे आएंगे 1188 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 11 गुणा 11। अब देखो इसमें 2 भी 3 बार नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 की ही त्रिक बन रही है, 2 की भी त्रिक नहीं बन रही, 11 की भी त्रिक नहीं बन रही। ठीक है, हमें क्या पूछा जाए गया है, किस नंबर से भाग किया जाए। तो हम ये सारे नंबर हटा देंगे, मतलब 2 गुणा 2 और 11, यानी 11 को 44, 11 और 4 44, 11 चौक 44, 44 से इस नंबर को हम भाग करेंगे, तब जो संख्या आएगी वो हमारी पूर्ण घन होगी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन 2 और 11 3 समूहों में नहीं है। ठीक है, अतः 1188 को एक पूर्ण घन नहीं होगा। तो 1188 के उपरोक्त गुणनखंडन में अभाज्य 2 केवल 2 बार आ रहा है और अभाज्य 11 एक बार। यदि हम 1188 को 2 गुणा 2 गुणा 11 यानी कि 44 से भाग कर दें तो भागफल के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 11 नहीं आएंगे। ठीक है, अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 44, जिससे 1188 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। और परिणामी गुण पूर्ण घन क्या होगा, अगर हम 1188 को आप भाग करके देखिए, खुद से 44 से भाग कीजिए तो वो आएगा 27, जो कि 3 का घन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, मतलब 3 की त्रिक बन रही थी, 2 की और 11 की त्रिक नहीं बन रही थी। 2 2 बार था, 11 एक बार था, तो हमने 2 गुणा 2, यानी कि अब इसको पूर्ण घन बनाने के लिए जो भी जिसकी भी त्रिक नहीं बन रही है, जो 3 बार नहीं आ रहा है, हम उसको हटा दें तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमने 2 गुणा 2 और 11 हटा दिया इसमें से, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 11 कितना हुआ, 44, यानी कि हम 1188 को 44 से भाग कर देंगे तो हमारा जो संख्या आएगी 27, वो एक पूर्ण घन है। उदाहरण 5, क्या 68600 एक पूर्ण घन संख्या है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68600 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हम इसका भी वैसे ही करेंगे, हमें प्राप्त है, इसको हम करके देखेंगे तो हमारा यह आएगा। देखो 2 की तो त्रिक बन रही है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 की त्रिक नहीं बन रही है। ठीक है, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो देखो 2 की त्रिक बन गई, 7 की भी त्रिक बन गई। ठीक है, 5 की त्रिक नहीं बनी, यानी कि अगर हम 68600 को अगर हम चाहते हैं कि ये पूर्ण घन बन जाए तो हम 5 की भी त्रिक बना देते हैं। तो हम इसके साथ अगर हम 5 को गुणा कर देंगे तो यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें ये बहुत ही ध्यान देने योग्य वाली चीज है बच्चों कि आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है। आपको प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सी छोटी प्राकृत संख्या बतानी है जिससे गुणा करें
या कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है जिससे भाग करें। अगर गुणा करने को पूछा गया है तो जिसकी त्रिक नहीं बन रही है उसकी त्रिक बना देंगे और उस संख्या को उससे गुणा कर देंगे। अगर भाग करने को पूछा गया है तो जिसकी त्रिक बन रही है उसको छोड़कर जिसकी नहीं बन रही है उनको गुणा करके उस संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, मतलब उन संख्याओं को हटाना है, भाग में उन संख्याओं को हटा देना है जिनकी त्रिक नहीं बन रही, और गुणा में हमको जोड़ना है, उन संख्याओं को ऐड करना है। इस गुणनखंडन में 5 की कोई त्रिक नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, अतः 68600 एक पूर्ण घन नहीं होगा। इस पूर्ण घन बनाने के लिए हम इसे 5 से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इस प्रकार 68600 को हमने 5 से गुणा किया तो वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5, 7 गुणा 7 गुणा 7। तीनों की त्रिक बन गई, 3 की भी, 2 की भी, 5 की भी और 7 की भी। और ये आ गया 343000 जो कि एक पूर्ण घन होगा। ध्यान दीजिए 343 एक पूर्ण घन है। उदाहरण 5 में देखिए 343 जो है एक पूर्ण घन था, तो इसलिए उदाहरण 5 से हम जानते हैं कि 343000 भी एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। जांच इस गुणनखंडन में 5 की कोई त्रिक नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, अतः 68600 एक पूर्ण घन नहीं होगा। इस पूर्ण घन बनाने के लिए हम इसे 5 से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इस प्रकार 68600 को हमने 5 से गुणा किया तो वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5, 7 गुणा 7 गुणा 7। तीनों की त्रिक बन गई, 3 की भी, 2 की भी, 5 की भी और 7 की भी। और ये आ गया 343000 जो कि एक पूर्ण घन होगा। ध्यान दीजिए 343 एक पूर्ण घन है। उदाहरण 5 में देखिए 343 जो है एक पूर्ण घन था, तो इसलिए उदाहरण 5 से हम जानते हैं कि 343000 भी एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। जांच कीजिए निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो इन सबको आप अपने आप करेंगे, मैं एक बता देती हूँ फिर भी आपको। जैसे 2700 आपको बताना है पूर्ण घन कौन सा है। हाँ, जैसे 2700 है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तो ऊपर जैसा ही है, इनको आप सॉल्व करेंगे, वही 2700 लिखेंगे, लंबी लाइन लगाएंगे। पहले 2 से जाएगा 1350, फिर 2 से जाएगा 675, फिर 5 आ गया बाद में, अब 3 से जाएगा 225, फिर 3 से जाएगा 75, फिर 3 से जाएगा 25, फिर 5 और 5। तो देखो अगर हम इसके देखें तो फिर आप लिखोगे 2700 बराबर जितने भी इसके गुणनखंडन आए हैं, अभाज्य आए हैं, वो आप लिखोगे। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो आप देखोगे कि जो इसमें त्रिक है वो सिर्फ 3 की ही बन रही है, 2 और 5 की त्रिक नहीं बन रही, इसलिए 2700 एक पूर्ण घन नहीं है। इस तरीके से आप ये सारे प्रश्न करेंगे। अब हम अगले पेज पे आते हैं। प्रश्नावली 7.1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ये तो वैसे ही करना है जैसे आपने ऊपर 216 पहला है, ये तो वैसे भी उदाहरण में भी दिया हुआ था, वैसे ही करना है आपने। इसको देखना है जो उसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे, अगर वो त्रिक बन रही है तो वो एक पूर्ण घन है, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही आप 128 को करोगे, उसके जो देखोगे तो 128 के आपके आएंगे 3 बार 2 आ रहा है, फिर 3 बार 2 आ रहा है और फिर 1 ही बार 2 आ रहा है। तो इसमें जिसमें भी त्रिक नहीं आएगी, 3 बार वो चीज संख्या नहीं आएगी, तो वो एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 128 अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा, मतलब पूर्ण घन नहीं आएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर, ये अभी मैंने आपको उदाहरण में समझाया, आप इसको सॉल्व करोगे 243 को सॉल्व करोगे और इसमें जो संख्या जिसकी भी त्रिक नहीं बन रही होगी उस संख्या से आप इसको गुणा कर दोगे, तो वो 243 को आप करोगे तो इसका मतलब इसमें एक बार तो 3 बार आ रहा है और एक बार जो 3 है वो 2 ही बार आ रहा है। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए आप 3 से गुणा कर दोगे, यानी 243 को आप 3 से गुणा करोगे तो वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो 3 वह सबसे छोटी संख्या, फिर आप लिखोगे कि 3 वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिससे आप इसको गुणा करेंगे तो वह पूर्ण घन बन जाएगा। और तीसरा भी वही है, भाग देने वाला। ऐसे भी मैंने आपको सारे उदाहरण समझा दिए हैं।
चौथा देखिए, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं, ये भी मैं अभी आपको ऊपर उदाहरण में करा चुकी हूँ। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, धनाभ का आयतन क्या होता है, 5 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो 5 तो 2 बार आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है। तो इसको घन बनाने के लिए आप इसमें 2 को भी 3 करना है, 5 को भी 3 करना है। तो 2 एक बार है, 2 गुणा 2 यानी कि 2 गुणा 2 4, और 5 2 बार है यानी एक और लेंगे, तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 यानी 20 घनामों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम समझते हैं घनमूल क्या होता है। घनमूल, यदि किसी घन का आयतन 150 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। इस घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसका घन 125 हो। जैसा कि आपने देखा है कि वर्गमूल ज्ञात करना वर्ग करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। आपने जब पिछले अध्याय में पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, तो वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वर्ग का उल्टा वर्गमूल, वर्गमूल का उल्टा वर्ग। वैसे ही घन का उल्टा घनमूल, घनमूल का उल्टा घन। इसी तरीके से सेम उसी प्रकार घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया घन ज्ञात करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया। प्रतिलोम मतलब उसकी विलोम, उल्टी। आप जानते हैं 2 का घन 8 है, इसलिए हम कहते हैं घन 8 का घनमूल 2 होगा। ठीक है, मतलब 8 तो किस संख्या को हम 3 बार गुणा करें तो 8 आएगा, यानी कि 2। 8 का घनमूल क्या होगा, 2। और हम इसे इस वाले चिन्ह से लिखते हैं। देखो 8 के इधर इन्होंने ये चिन्ह बनाया है, उसके ऊपर 3 लिखा है, ये घनमूल का चिन्ह होता है। लिखते हैं संकेत, ये देखो ये जो संकेत है बना रखा है इन्होंने ऐसे, इस संकेत का अर्थ होता है ये घनमूल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो संकेत है इसका मतलब अगर ये संकेत बना हुआ आए, इसको हल करो तो इसका मतलब आपको इसका घन निकालना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 1 का घन 1 और 1 का घनमूल 1। ठीक है, 2 का घन 8, 8 का घनमूल यानी ये देखो ये ऐसे निशान लगाया, बाहर भी 3 है, 2 के ऊपर भी 3 लिखा है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो 2। इस तरीके से करते हैं। 3 का घन 27, तो यानी और 27 का वर्गमूल, देखो 27 और यहाँ पे लिख दिया 3, 3 का वर्गमूल, 3 का 3 बार लिख दिया और यहाँ पे भी 3 है, तो ये हट जाएगा 3। इस तरीके से 6 का घन 64, 64 का वर्गमूल घनमूल 4, 5 का घन 125, 125 का घन 5, घनमूल 5 उल्टा। 6 का घन 216, 216 का घनमूल 6, 7 का घन 343, 343 का घनमूल 7, 8 का घन 512, 512 का घनमूल 8। इस तरीके से उल्टा होता है। 9 का घन 729, 729 का घनमूल 9, और 10 का घन 1000 और 1000 का घनमूल 10। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बोला था 1 से लेकर 10 तक के आपको घन याद होने चाहिए, तो उनका उल्टा ही होता है घनमूल। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा घनमूल, वैसे ही अभाज्य गुणनखंडन जो मैंने आपको बताया है, वैसे ही अब हम घनमूल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने घन निकालना सीखा, अब हम घनमूल निकालना सीखते हैं। संख्या 3375 को देखिए, हम इसका घनमूल अभाज्य गुणनखंडन द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमने वैसे ही लिखा 3375 और उसको हमने लंबी लाइन खींच के उसके नीचे लाइन लगाकर हमने उसके सारे के सारे जो गुणनखंड बनते हैं वो हमने बनाए अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हमने 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, इस तरीके से, फिर 5 5 5, इस तरीके से हमने किया। तो ये 3 की भी त्रिक बन रही है, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, उसके नीचे हमने एक लाइन बना दी, 5 गुणा 5 गुणा 5, उसके नीचे हमने एक लाइन बना दी। ये बन गया 3 का घन गुणा और ये बन गया 5 का घन। ठीक है, दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 और उसके ऊपर घन लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम उसके ऊपर घन का निशान हटा देंगे, तो 3 3 5 7 5 का घनमूल होगा 3 गुणा 5 बराबर 15। इस तरीके से हम करते हैं, जिस मतलब उसकी जो हमने पेयर्स बनाए 3 3 के, 3 जो हमने एक पेयर बनाया है उसमें से हम एक ही लेंगे। 3 का एक पेयर बना, एक त्रिक बनी 3 की, हमने एक 3 लिया। 5 की एक त्रिक बनी, हमने एक 5 लिया। 3 को 5 से गुणा कर दिया तो आ गया 15, यानी 15 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 5 7 5 होगा, 3 3 7 5 आएगा। ठीक है, यानी 3 3 7 5 का घनमूल क्या है, 15।
इसी प्रकार 74088 को ज्ञात करने के लिए हमें पर्याप्त है। तो देखो हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 2 गुणा 2, ऐसे 3 बार 2 आ रहा है, 3 ही बार 3 आ रहा है और 3 ही बार 7 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का घन गुणा 3 का घन गुणा 7 का घन। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रैकेट में डाल के। तो इसको हम करेंगे तो 2 तिया 6 सत्ते 42, तो इसका यानी 42, इसका वर्गमूल क्या आया 42। ऐसे ही 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको भी हमने किया अभाज्य गुणनखंडन से, तो ऐसे बन गए इसके 3 पेयर, और तो 2 एक बार लेंगे, मतलब हमें 3 के पेयर बनाने होते हैं, त्रिक बनानी होती है। फिर हर एक त्रिक में से हमें एक एक लेना है। 2 में से 1 लेंगे, 2 में से 1 लेंगे, 5 में से 1 लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 20। ठीक है, एक और करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 13824 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको भी हमने वैसे ही किया। तो इसमें 2 भी, ये देखो 3 बार आ रहा है 2, एक बार 2 लिख दिया, फिर 3 बार आ रहा है 2, एक बार लिख दिया, फिर 3 बार 2 आ रहा है, फिर एक बार लिख दिया, फिर 3 बार 3 आ रहा है, फिर उसको एक बार लिख दिया। इन सबको आपस में गुणा कर दिया तो उसका घनमूल आ गया 24। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। बताइए कि सत्य है या असत्य किसी पूर्णांक m के लिए m का वर्ग छोटा होगा m के क्यूब से होता है, क्यों? हाँ, ये तो आपको पता ही है बच्चों, वर्ग तो हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि वर्ग में आप किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर रहे हो। जैसे आप 2 का वर्ग निकाल रहे हो तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 गुणा 2 4। और अगर आप 2 का ही वर्गमूल घनमूल निकाल रहे हो तो घनमूल क्या, जो घन निकाल रहे हो आप, तो वो क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। तो 4 जो है वो छोटा ही है 8 से। तो वही जो है, उसका मतलब यही है कि m के ऊपर 2 घात लगी है यानी m का वर्ग, और m के ऊपर 3 लगी यानी m का घन। तो हमेशा m का जो कोई भी संख्या हो उसका जो वर्ग है वो उसके घन से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ग है उसमें हम संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, और जो घन है उसमें हम संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। तो 3 बार गुणा करने से तो वो संख्या तो बड़ी ही हो जाएगी, ये इसलिए। किसी घन संख्या का घनमूल। यदि आपको यह ज्ञात है कि दी हुई संख्या एक घन संख्या है तो उसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हम निम्न विधि का उपयोग किया जा सकता है। कोई एक घन संख्या माना चरण 1 8 5, देखो इसमें कितनी भी बड़ी से बड़ी घन संख्या आपको आ जाए तब भी आप कर सकते हैं। 8 5 7 3 7 5 लीजिए तथा उसके सबसे दाईं ओर के अंक से आरंभ कीजिए। 3 अंकों के समूह बनाइए। जैसे हमने पिछले वाले अध्याय में सीखा था वैसे ही इसमें घनमूल सीखेंगे हम। उसमें ऊपर बार लगा देते थे ना हम। तो हमने पहला समूह बनाया 3 7, उसमें हम 2 के ग्रुप बनाते थे, 2 के ऊपर लाइन मारते थे, क्योंकि इसमें हमें घनमूल निकालना है तो हम 3 के ऊपर बनाएंगे। तो हमने पहला समूह बनाया 3 7 5, दूसरा समूह बनाया 8 5 7। हम किसी दी हुई घन संख्या का घनमूल एक चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा आंकलित कर सकते हैं। यहाँ हमें 3 अंकों के 2 समूह 3 7 5 और 8 5 7 प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमने 2 समूह बना दिए, एक 3 7 5 और एक पहला समूह जो मतलब दाईं ओर से हमने बनाना शुरू किया, राइट साइड से एक 3 7 5 बनाया पहले और फिर एक 8 5 7, 3 हमने नंबरों के बनाने हैं। चरण 2, पहला समूह 3 7 5 जो आपकी वांछित घनमूल की इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5। इकाई का अंक 5 आ रहा है। 5 अंक इकाई में आप किसी का भी घन निकालते हैं तो वो किस में आता है, इकाई का अंक 5 में ही आता है। ये आपको याद है ना, 5 में। संख्या 3 7 5 का अंतिम यानी इकाई का अंक 5 है। आप जानते हैं कि 5 किसी संख्या के इकाई के स्थान पर तब आता है जब उसके घनमूल के इकाई का अंक भी 5 ही होता है। इस प्रकार हमें घनमूल के इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरे समूह 8 5 7 को लीजिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे 5। हमें घनमूल निकालना नहीं है, हमने सीधा लिख दिया। हमें बस हमने 2 समूह बनाए। पहले समूह में देखा हमने इकाई का अंक क्या है, 5। हमने लिख दिया 5। ठीक है, क्यों लिखा हमने 5, क्योंकि 5 का अगर हम घन निकालते हैं तो उसमें इकाई का अंक भी 5 ही आता है, ऐसे लिखा हमने। अब हम दूसरे समूह में देखेंगे। आप जानते हैं कि 9 का घन 7 2 9, 10 का घन 1000, 7 2 9। अब देखो 8 5 7 आ रहा है ये। आपको पता है 9 का घन 7 2 9 होता है और 10 का 1000 होता है। तो 8 5 7, 7 2 9 और 1000 के बीच में ही होगा।
इसका यही मतलब है कि 729 जो है वो 857 से छोटा है और 1000 जो है वो 857 से छोटा है। हम छोटी संख्या 729 के इकाई के अंक को वांछित घनमूल में के दहाई के अंक के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या आ गई? 9। बड़ी संख्या को नहीं लेते हैं, हम छोटी संख्या को लेते हैं। छोटी अंक संख्या के अंत में क्या है? 9, तो उसके आगे हम लिख देंगे 9। अतः 85735 का वर्गमूल होगा 95 हमें प्राप्त होता है। हमने इसको सॉल्व नहीं किया, हमने इसको कुछ भी नहीं किया, हमने सीधा दो समूह बनाए। पहले समूह में इकाई का अंक देखा क्या है, दूसरे समूह में इकाई का अंक देखा क्या है, वो किसके बीच में आ रहा है, उसमें जो छोटा वाला है 729 में अंक क्या है? 9, तो हमने इस तरह से 95 हमें प्राप्त हो गया। चलिए एक और करते हैं। उदाहरण 8, 17576 का घनमूल आंकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। आंकलन का मतलब है कि आपको करना नहीं है, आपको आंक कर बताना है, आंकलन करके बताना है कि कितना होगा। दी हुई संख्या क्या है? 17576। अब क्या करेंगे? चरण 1, 17576 के सबसे दाईं ओर के अंक से प्रारंभ करते हुए 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 ही संख्याएं हैं। पहले तो 3 संख्याओं का बनेगा, दूसरा 2 ही संख्याओं का बनेगा। ये समूह 17 और 5, 7, 6 होंगे। इस स्थिति में हम एक समूह 5, 7, 6 है जिसमें 3 अंक हैं और दूसरे में 17 है जिसमें केवल 2 ही अंक हैं। ठीक है, हमने पहले 3 बनाने हैं, फिर चाहे 2 बने। अब हम सबसे पहले 5, 7, 6 को लेंगे। ठीक है, इसकी इकाई का अंक क्या है? 6। हमें पता है हम वांछित घनमूल की इकाई का अंक 6 लेते हैं। जिसमें 6 होता है उसमें इकाई का अंक भी 6 ही होता है घनमूल में। दूसरा समूह क्या है? 17। अब 17 कहाँ आएगा? अगर हम 2 का घन करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आता है। 3 का करें तो 27 आता है। तो 17 कहाँ आएगा? 2 या 3 के बीच में ही आएगा। 2 का घन है 8, 3 का घन है 27। संख्या 17 8 और 27 के बीच में ही होगा। अब 2 और 3 में से छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो 2 में इकाई का अंक अंक स्वयं 2 है। अतः हम 2 को वांछित घनमूल की दहाई का अंक लेते हैं। इस प्रकार 17576 का घनमूल होगा 26। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं बच्चों। आप 26 को 3 बार गुणा करके देखें तो यही आएगा, 17576 ही आएगा। इसको आप खुद भी करके देख भी सकते हैं अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि आपने सही किया है तो, वरना आपको सिर्फ आकलन करके बताना है, जो कि बहुत ही आसान है। पहले आपको 2 समूह बनाने हैं, आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखकर आपको अंदाजा लगाना है कि इसमें इकाई का अंक 6 है। जैसे ऊपर वाले में इकाई का अंक 5 था तो आपको पता है 5 ही आएगा। 5 को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं तो 5 आता है। ऐसे ही 6 को भी आप 3 बार गुणा करते हैं तो 6 ही आता है। तो आपको पता है इकाई का अंक 6 ही आएगा। आपने लिख दिया 6। अब पहले 17 है तो 17 किसके बीच में आ रहा है? किसके घन के बीच में आ रहा है? 8 और 25 के बीच में, 2 और 3 के। छोटा अंक क्या है? 2। तो इस तरीके से आ गया हमारा उत्तर 26, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों, ये बहुत ही इजी। प्रश्नावली 7.2, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए मैं आपको 1-2 समझा देती हूँ। जैसे पहला वाला समझाती हूँ, 64। तो आप इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे 64 का अभाज्य गुणनखंड करने पर और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। 64 पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से, इस तरीके से। तो इसमें 2 जो है वो 6 बार आ रहा है, तो हम 2-2 की ट्रिक बनाएंगे। पहले 3 की, फिर 3 की। ठीक है, पहले 3 के नंबर पे नीचे लाइन डालेंगे, दूसरे 3 के नीचे लाइन डालेंगे, फिर उसमें से एक लेंगे, उसमें से एक लेंगे, तो यानी 2 गुणा 2 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको एक और करा देती हूँ। जो सबसे, चलो लास्ट वाला देख लो, जैसे 9 1 1 2 5, जो इसका 10वां पार्ट है। तो इसको भी आप करेंगे, तो इसमें आप पूरा सॉल्व करेंगे इसको, तो उसमें भी ट्रिक बन रही है। एक 3 की ट्रिक बन रही है, फिर 3 की, और फिर एक 5 की। तो एक ट्रिक में से 3 लेंगे, दूसरी ट्रिक में से 3 लेंगे, और जो 5 की बन रही है उसमें से लेंगे। ठीक है, तो 3 3 9, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 45 इसका उत्तर। चलिए अगले पेज पे आते हैं। प्रश्न 2, बताइए सत्य है या असत्य, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है? नहीं, ये गलत है। विषम संख्या का जो घन होता है वो विषम ही होता है, आपको पता है बच्चों, असत्य है ये।
एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। हाँ, ये सत्य है। घन जो है उसमें 3, अगर एक शून्य आ रहा है, एक शून्य आ रहा है तो 3 शून्य आएंगे उसमें, ठीक है, 2 शून्य नहीं आएंगे। ये सत्य है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होगा। हाँ, उसमें 3 आते हैं तो ये समाप्त नहीं होता। ट्रू, ये सत्य है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। नहीं, ये असत्य है बच्चों। अगर 25 पर समाप्त नहीं होगा, वो 225 आएगा अगर आप उसको करोगे तो। जैसे 15 का घन करोगे आप तो 225 आएगा, 3375 आएगा। ये असत्य है। और वर्ग भी उसका 5 पर समाप्त नहीं होता, वर्ग भी उसका 225 आता है, घन आता है उसका 225। जैसे आप 15 का वर्ग करो तो 225 आएगा, लेकिन अगर आप 15 का घन करते हो तो वो 3375 आता है। तो यह असत्य है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये भी असत्य है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या के घन हो सकती है। नहीं, ये भी गलत है। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। नहीं, ये भी गलत है बच्चों, नहीं हो सकते। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या ही हो सकती है। हाँ, ये हो सकती है, सत्य है। जैसे 1, अगर आप 1 का घन करें तो 1 ही आएगा, 2 का घन करें तो तब भी 8 आएगा, इस तरीके से। तो 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, यह सत्य है। एक 3 का और एक 4, इस तरीके से आप समूह बनाएंगे। अब इसके अंत में 3 आ रहा है तो आपको पता है कि इकाई का अंक 3 किस में आता है। अगर आप 7 का घन करें तब इकाई का अंक जो है वो 3, तो आप 7 लिख देंगे और आगे आपका बच रहा है सिर्फ 4। तो 4 जो है वो 1 के घन और 2 के घन के बीच में आ रहा है। 1 और 8 के बीच में आ रहा है 4, तो आप लिख दोगे 1 छोटा है 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 17। इस तरीके से आप बाकी करोगे। तो हमने ये अध्याय खत्म कर दिया बच्चों। हमने इस अध्याय में किन तथ्यों पर विचार किया? संख्याएं जैसे कि 1729, 4104, 13832 हार्डी रामानुज संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें 2 घनों के योग के रूप में 2 भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन संख्या कही जाती है, जैसे 1, 8, 27 इत्यादि। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या एक पूर्ण घन होती है। संकेत, ये जो संकेत बना रखा है ऐसे लाइन और इसके अंदर 3 लिखा है, घनमूल को व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ से 27 का घनमूल है 3 होता है। इस तरीके से आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर, ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान अध्याय है और आपको थोड़ी सी चीजें बस ध्यान में रखनी है। घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, भाग करने को पूछा है, गुणा करने को पूछा है, घनमूल का आकलन करने को पूछा है। इसमें बहुत ही आसान छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर, आप थोड़ा सा समझेंगे इस अध्याय को तो आप बहुत अच्छे से पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। धन्यवाद बच्चों।